नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के स्टैटिक जीके का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 148 इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद का प्रावधान किया गया है। कैग भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के आय व्यय का लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट करता है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को भारत का वित्तीय व्यवस्था का संविधान का प्रहरी कहा जाता है। कैग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है कैग से संबंधित वो है 148 से 151 तक। कैग से संबंधित ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो वित्त आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। और निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो दिया हुआ है ऑप्शन डी अनुच्छेद 324 इसके अंतर्गत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये जो भी क्वेश्चन है सारे आए हुए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग लास्ट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं 20 में से। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। यह वंडूर के पास दक्षिण अंडमान में स्थित है। यह अपने प्रवाल भित्तियों, समुद्री कछुओं, डॉल्फिन और विविध समुद्री जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 15 द्वीप इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 15 द्वीप शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो हंगुल यानी कि कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो हंगुल यानी कि कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान या जो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान दाचीगाम नेशनल पार्क में स्थित है। या हंगुल यानी कि कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हंगुल जम्मू कश्मीर का राज्य पशु भी रहा है। यह राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर के निकट स्थित है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि जो है मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव करती है। यह हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रण करती है। इसी कारण इसे जैविक घड़ी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित करती है। और थाइमस जो थाइमोसिस हार्मोन स्त्रावित करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, आवृत्ति को मापने की एसआई इकाई क्या है। आपसे पूछा है कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापने की एसआई इकाई क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यह प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ट्ज। हर्ट्ज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ है 1 सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या। इसकी एसआई इकाई जो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज
हर्ट्ज बराबर 1 चक्र प्रति सेकंड होता है। और ध्यान रखिएगा ध्वनि तीव्रता की जो एसआई इकाई होती है वो डेसिबल होती है। डेसिबल जो है ध्वनि तीव्रता की एसआई इकाई, ऊर्जा जो है जूल जो है ऊर्जा की एसआई इकाई है, और शक्ति जो है वाट की इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। शक्ति की जो इकाई है वह वाट है। डेसिबल जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, जूल जो दिया हुआ है यह आपकी ऊर्जा की इकाई है, और वाट जो है शक्ति की इकाई है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित दूध का सागर कहलाने वाला प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है। आपसे पूछा है कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित दूध का सागर कहलाने वाला प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध सागर जलप्रपात। जैसा कि नाम से ही जान जाएंगे, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर फॉल्स जो है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, या मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। दूर से देखने पर इसका जल दूध जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे दूध का सागर कहा जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। तो इस चीज ध्यान रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है वह भी यहां पर बताने की कोशिश की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा पर भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव माना जाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका के देश से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, या एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, किस सुल्तान के बारे में कहा था। आपसे पूछा है कि सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, किस सुल्तान के बारे में कहा था, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच मतभेद थे। बंगाल से लौटते समय सुल्तान ने औलिया को धमकी दी थी। अब तब औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्थ। दिल्ली पहुंचने से पहले ही अफगान में मंडप गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के संत थे। उनके प्रसिद्ध शिष्य अमीर खुसरो थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय किस भाषा में लिखी थी। आपसे पूछा है कि गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय किस भाषा में लिखी थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। संस्कृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में आर्यभट्टीय की रचना की थी। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान का वर्णन मिलता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन तथा ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की थी। उनका प्रमुख ग्रंथ है आर्यभट्टीय। गुप्त काल जो है भारत का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा है। इसमें पक्षियों की संरचना, व्यवहार, प्रवास, प्रजनन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है।
इचिथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सर्पों का अध्ययन जो किया जाता है वो हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। आपसे पूछा किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक लेक भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अपने फूमदी नमक तैरते हुए वनस्पति द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह संगाई हिरण के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे गहरी झील। आपसे पूछा कि विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल झील। आपसे पूछा कि विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल झील किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर है। यह साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे विश्व की सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में भी गिना जाता है। इसमें विश्व के मीठे जल का लगभग 20% भंडार है। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील जो है वह बैकाल झील है जो कि रूस में है। आपसे पूछ सकते सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी क्षेत्रफल के अनुसार? तो लेक सुपीरियर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? तो कैप्सन सी है। विश्व की सबसे ऊंची झील नौगम्य झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है वह टिटिकाका झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह ब्यूलर झील है जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। यह भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जो कि हुआ था 261 ईसा पूर्व के बाद किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? आपसे पूछा कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपगुप्त। उपगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के भयंकर नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक अत्यंत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। परंपरागत बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित हुए थे। अशोक के इतिहास में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदत्त मौर्य जो है अंतिम बौद्ध शासक था। अशोक की शिलालेखों की लिपि कौन सी? तो मुख्यतः ब्राह्मी थी। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित कराई थी? तो अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति जो आयोजित कराई थी वो पाटलिपुत्र में कराई थी। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के बाद अपनाया गया प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा था कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के बाद बनाया गया प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों CFC आदि के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना था। इसे विश्व के सबसे सफल पर्यावरणीय समझौतों में से एक माना जाता है। वियना कन्वेंशन जो हुआ था 1985 में हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 में हस्ताक्षर 1989 में लागू हुआ। ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू एवं नियम आधारित बनाना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, पेरिस
पेरिस में यूनेस्को एवं OECD का मुख्यालय, वियना में IAEA और UNIDO का मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के पुनरुत्थान से है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के पुनरुत्थान से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम के पुनरुत्थान के एवं वैश्विक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1936 में चेन्नई में कला क्षेत्र की स्थापना की। उन्होंने आधुनिक भरतनाट्यम का प्रमुख पुनर्जीविक माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है जो भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात काल का प्रावधान है। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित, अनुच्छेद 365 राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो मैंग्रोव और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह खारे पानी के मगरमच्छ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पश्चिम बंगाल यहाँ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आंध्र प्रदेश भितरकनिका यहाँ नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा कराया जाता है। चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान अनुच्छेद 54 एवं 55 में दिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय भी है। इसकी सीमाएं रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान और अजरबैजान से मिलती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्षेत्रफल के आधार पर है। मृत सागर इसमें अधिक लवणता वाली झीलों में से एक है, सबसे बड़ी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि सबसे गहरी झील कौन सी है। सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, जो कि ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, रूस में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के अनुसार सुपीरियर झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह कैस्पियन सागर है। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ वो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुना करिए और जो भी कुछ नया लगे उसको नोट जरूर किया करिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही
महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहें। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।